Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So आज हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन की क्लास में आगे चल रहे हैं और टुडेज टॉपिक इज अजम्पशंस ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग क्या, CLRM। आप अक्सर सुनते होंगे CLRM, सुनेंगे यहाँ से आगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। कोई भी इकोनॉमिक मॉडल जो होता है अजम्पशन से बेस्ड होता है, तो ये मॉडल भी अजम्पशन से बेस्ड है जो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पढ़ते हैं, या इसके आगे जो हम मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी कुछ अजम्पशंस आएंगी। हम इन अजम्पशंस को जब तक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे तब तक बार बार रिकॉल करेंगे, बार बार इनकी चर्चा होगी। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से समझिएगा, समझना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में इस पर नोट आ जाए लिखने के लिए तो अलग बात है, वरना इसके लिए अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार हम इसको रिकॉल करेंगे। अपने इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स सिलेबस में रिकॉल करेंगे जब बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम अप्लाइड या एडवांस इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे वहाँ भी इनको रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा अजम्पशंस को। कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवा दूंगा, वैसे नोट्स में लिखी होती, फिर भी लिखवाना मेरा काम है, लिखवा देता हूँ मैं। आप लिखना चाहें साथ से लिख लें। साथ लिखने से क्या होता है कि जब आप अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो वो आपको रिकॉल करना ज़्यादा आसान होता है। आजकल मैं देखता हूँ क्या बच्चे एक बात बोल रहे होते हैं बार बार, सर रिटर्न नोट्स दे दो, रिटर्न नोट्स दे दो। वो खुद लिखना भी नहीं चाहते हैं। देखिए ये आदत सही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है जब तक हम अपने हाथ से नहीं लिखते हैं हमको वो चीज़ बाद में याद करने में दिक्कत होती है। तो लिख लीजिए साथ में प्लीज़, लिखिए। द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल CLRM इज द बेडरॉक, इसको बेडरॉक कह सकते हैं, is the bedrock of econometrics and statistics। ये फाउंडेशन स्टोन है, बेडरॉक है किसका, इकोनोमेट्रिक्स का और स्टैटिस्टिक्स में हम यहां पे जो यूज करने वाले हैं उसका। बिकॉज क्यों है ऐसा, इट प्रोवाइड्स द जस्टिफिकेशन, इट प्रोवाइड्स द जस्टिफिकेशन या थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन, इट प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग OLS। हम जो मेथड ऑफ ऑर्डिनरी लीव्स को यूज करते हैं, हम जो OLS यूज करते हैं, उस OLS को यूज करने का ये जस्टिफिकेशन देता है। CLRM जस्टिफाइज OLS। ठीक है, क्योंकि देखो मेथड्स तो और बहुत सारे हैं जहां पे हम एस्टिमेटर्स, जो सैम्पलिंग एस्टिमेटर्स है, बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप, उनको एस्टिमेट कर सकते हैं। मगर OLS यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब CLRM होल्ड करता है तो OLS मोस्ट रिलायबल वे है। When assumptions of CLRM are met, when assumptions of CLRM are met, then OLS, method of ordinary least squares, OLS is the most reliable way to get the estimators, most reliable way to get the estimators, to get या to obtain the estimators। तो ये एक तरह से जस्टिफाई करता है, OLS को जस्टिफाई करता है। अगर CLRM है तो हम OLS यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और है कि जो CLRM है उसकी कुछ अजम्पशंस हैं, और जब वो अजम्पशंस मीट होती हैं और हम OLS यूज करते हैं तो हमको मिलता है ब्लू एस्टिमेटर्स। व्हेन, इसको भी लिख लीजिए, व्हेन अजम्पशंस ऑफ CLRM आर मेट, व्हेन अजम्पशंस ऑफ CLRM आर मेट and we use OLS, method of ordinary least square, then what we obtain is blue, best linear unbiased estimators, blue। यहां पे देखिए ये लीनियर का मतलब आप समझ चुके, पहले भी मैं बता चुका हूं, फर्स्ट क्लास में बताया था, आज भी अजम्पशन से जिक्र करूंगा इसका। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे कि बेस्ट है या अनबायस्ड है, एस्टिमेटर्स भी बता चुका हूं आपको। जो बीटा 1 कैप है इट इज एस्टिमेटर ऑफ बीटा 1, बीटा 2 कैप इज एस्टिमेटर ऑफ बीटा 2। ठीक है, लेकिन ये जो बेस्ट और अनबायस्ड है इसका जिक्र करेंगे हम आगे, एक टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, और वो है द गॉस मार्कov थ्योरम। इट इज द गॉस
मार्कोव थ्योरम। मुझे ध्यान है बच्चे जब ऑफलाइन पढ़ते रहे बोलते सर ये क्या जैसे हम मैथ्स में थ्योरम पढ़ते रहे वैसी थ्योरम है, गिवन टू प्रूव प्रूव वो सब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, नाम है इसका गॉस मार्कोव थ्योरम। इसमें क्या है कंसेप्ट आएगा बताऊंगा आपको। पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ये है कि जब CLRM की अजम्पशंस मीट करती हैं, सेटिस्फाइड होती हैं, और हम OLS यूज करते हैं तो हमको जो एस्टिमेटर्स मिलते हैं वो हैं ब्लू, दे आर ब्लू। मैंने जान के ब्लू कलर से नहीं लिखा, रेड से लिख दिया, दे आर ब्लू। अब ब्लू का मतलब क्या है, मैंने कहा अभी हम गॉस मार्कोव थ्योरम पढ़ेंगे, वहां इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस नोट के लिए जरूरी है कि जब CLRM हम अजम्पशंस मीट कराते हैं और OLS यूज करते हैं हमें ब्लू मिलता है। ब्लू का मतलब समझेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है ब्लू भी, उस पर जब जाएंगे समझेंगे उस बात को। ठीक है, तो अब हम अजम्पशंस की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द अजम्पशंस। तो लिखिए अजम्पशंस, अजम्पशन नंबर 1, आप नंबर लिखते चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन मेरे पास जो है वो है कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल, वी हैव लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो मैंने वहां पे आपको रिग्रेशन का मतलब भी बताया था, सिंपल बताया था, लीनियर भी बताया था। लीनियर का वही मतलब जो वहां बताया था कि रिग्रेशन मॉडल जो है इट इज लीनियर इन पैरामीटर्स, यानी β1 β2 की डिग्री जो है, जो पैरामीटर्स है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, डिग्री क्या चाहिए उनकी 1। तो लिखिए द रिग्रेशन मॉडल yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui is assumed to be linear in parameters। हम मानते हैं कि पैरामीटर्स में लीनियर है। दैट इज in this model degree of β1 and β2 is 1, या ऐसे कह सकते हैं नथिंग बट 1। ठीक है, तो 1 ही करें, सिंपल ही, डिग्री ऑफ β1 β2 इज 1, इसकी डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है, 1 के अलावा कुछ और डिग्री हमें मंजूर नहीं है, कुछ और नहीं चाहिए, डिग्री 1 चाहिए हमारे को इसकी। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो फंक्शन है इट इज लीनियर फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स। द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस अजम्पशन इज दैट द रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लीनियर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के लीनियर होने का फंक्शन है। कई बार ऐसा भी होगा कि वेरिएबल्स के टर्म्स में फंक्शन लीनियर नहीं होगा मगर फिर भी उसको लीनियर कहेंगे। इट माइट बी पॉसिबल दैट द फंक्शन is non-linear in terms of variables, but we are not concerned with linearity in variables. We are only concerned with linearity in parameters. हमारा एक ही कंसर्न है कि जो मॉडल है वो पैरामीटर्स में लीनियर होना चाहिए। जैसे देखिए एक मैंने लिखा मॉडल ऊपर yi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi प्लस ui, ये लीनियर है। yi is equal to β1 plus β2 xi square plus ui, yi is equal to β1 plus β2 xi cube plus ui, yi is equal to β1 plus β2 into 1 by xi plus ui, yi is equal to β1 plus β2 log xi plus ui, log yi is equal to β1 plus β2 log xi plus ui। ये सब के सब लीनियर इन पैरामीटर्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर लीनियर इन पैरामीटर्स। क्यों? β1 की डिग्री β2 की डिग्री 1 है, इन सब में डिग्री 1 है, β1 β2 की डिग्री 1 है। जब आप फंक्शंस पढ़ते थे मैथ्स में तो आप वहाँ पढ़ते थे कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आप पढ़ते थे क्यूबिक फंक्शन है, आप पढ़ते रहे ये रेसिप्रोकल है, ये लॉगरिथमिक है, ये डबल लॉग है, ये इनके नाम आएंगे, हम इनको पढ़ेंगे आगे। हम क्वाड्रेटिक रिग्रेशन मॉडल पढ़ेंगे, हम क्यूबिक तो खैर इतना काम नहीं, क्यूबिक भी आएगा, एक टॉपिक आएगा वहाँ पे आएगा क्यूबिक भी। हम रेसिप्रोकल मॉडल भी पढ़ेंगे, इसको लीनियर लॉग बोलते हैं, ये लीनियर है, लॉग है, लिन लॉग भी पढ़ेंगे, डबल लॉग भी पढ़ेंगे। मगर हमारी नज़र में वेरिएबल की क्या पावर है इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारी नज़र, जैसे अर्जुन की आंख कहाँ जाती है,
अर्जुन कहाँ देखता है? मछली की आंख पे। तो हम देख रहे हैं किसके ऊपर? पैरामीटर्स पे। बीटा 1 बीटा 2 की डिग्री क्या है? 1 है, तो ये लीनियर मॉडल है। वेरिएबल्स क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ब्लर हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। जब हम लीनियरिटी की बात कर रहे होते हैं तो और फोकस ओनली लाई ऑन द पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, 1/x हो सकता है, log x हो सकता है, log y हो सकता है, सब चीजें पॉसिबल है, बट स्टिल दे आर कॉल्ड लीनियर बिकॉज दे आर लीनियर। द मीनिंग ऑफ लीनियरिटी इज लीनियर इन पैरामीटर्स, LIP। और अगर मैं ये कहूँ आपको वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 स्क्वायर एक्स आई प्लस यू आई, दिस इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर की डिग्री 1 नहीं रही है, अब डिग्री 2 हो गई उसकी। या कहीं पे अगर बीटा 1 बीटा 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी लीनियर नहीं होगा, ठीक है। पैरामीटर्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उनकी डिग्री 1 के अलावा नहीं हो सकती, डिग्री 0 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं, कुछ नहीं हो सकती 1 के अलावा। 1 के अलावा कुछ और है तो वो लीनियर नहीं है। वाई आई इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा 1 प्लस अंडर रूट बीटा 2 एक्स आई प्लस यू, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर्स की डिग्री 1 नहीं। तो पहली अजम्पशन हमारे पास क्या है कि द रिग्रेशन इज लीनियर इन पैरामीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है हमारे पास? नंबर से आप लिखिएगा, क्योंकि मैं नंबर आगे जाके भूल जाने वाला ही हूँ, तो मैं नंबर लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखते रहेगा नंबर जो भी। अजम्पशन है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस टर्म इज 0। The expected value of error term, disturbance term is 0, यानी expectation of ui for any given xi is 0, ठीक है। जो x की गिवन वैल्यू उसके कोई भी x1 के लिए लीजिए, EU/x1 लीजिए, EU/x2 लीजिए, EU/x3 लीजिए, x की किसी भी गिवन वैल्यू के लिए एरर का एवरेज जो होगा वो हमेशा 0 ही होगा, ठीक है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। हम ये मान के चलते हैं कि जो एरर टर्म है, अभी नॉर्मल की बात करूंगा आपके साथ, एरर टर्म जो है उसका एवरेज वैल्यू, कुछ एरर्स पॉजिटिव होंगी, कुछ एरर्स नेगेटिव होंगी, तो एवरेज आएगा वो नेगेटिव और 0 आ जाएगा। ये बात मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर ये मेरी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, दिस इज PRL, some errors are positive, some errors are negative. If you sum these errors, positive and negatives will cancel out each other, तो उनका समेशन 0 होगा, यानी एवरेज भी 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अजम्पशन, नेक्स्ट अजम्पशन इज the error term is uncorrelated with the explanatory variable. Error term is uncorrelated with the explanatory variable, यानी जो मैंने मॉडल ऊपर लिखा है वहां पे एक्सपेक्टेड या कोवेरियंस ऑफ UI XI इज 0, या ऐसा कह सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI इंटू XI इज 0। आप कहेंगे सर ये तो मैं समझा, उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है, ये क्यों कहा आपने? अभी बता देता हूँ क्यों कहा मैंने इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरर का x के साथ कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, वरना आपके पास अनबायस्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अनबायस्ड का मतलब अभी आप समझे नहीं हो, स्टैट से पढ़कर आते हो, आपको अनबायस्डनेस की प्रॉपर्टी स्टैट्स में आपने पढ़ी थी, लेकिन मैं मान रहा हूं आपको नहीं पता है, ठीक है, मैं मान रहा हूं आपको नहीं पता है। जब मैं गॉस मार्कov थ्योरम पढ़ाऊंगा वहां पे अनबायस्डनेस को डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए मान लो आपको नहीं पता है, बस इतना जान लो अभी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी अगर ये कोवेरियंस आ गया इन दोनों में, तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कोरिलेशन आ गया तो अनबायस्डनेस होल्ड नहीं करेगी। हमारे लिए अनबायस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या होता है अनबायस्ड वो डिस्कस करेंगे जब उसकी बारी आएगी। तो अब ये बात आपने समझ ली कि इनमें कोवेरियंस 0 होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये रह गया था सर ये कैसे आया? बहुत सिंपल बात देखो, कोवेरियंस मैं कह रहा हूं कोवेरियंस UI XI इज 0। कोवेरियंस क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UI माइनस EUI इंटू XI माइनस EXI। ये फॉर्मूला आपने स्टैट्स में पढ़ा है सर, ठीक है।
तो ई यू आई अभी हमने अजम्पशन क्या लिया, अभी अजम्पशन लिया कि एरर टर्म जो है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये होगा ई यू आई इंटू एक्स आई माइनस ई एक्स आई इज 0 बिकॉज ई यू आई इज 0। अब ब्रैकेट्स यहाँ खोल दूँ अगर मैं तो क्या आएगा, ई यू आई एक्स आई माइनस यू आई इंटू ई एक्स आई इज 0, यानी ई यू आई एक्स आई माइनस ई यू आई इंटू ई एक्स, जो मीन होता है कांस्टेंट टर्म होती है। तो एक्सपेक्टेशन का अगर मैं एवरेज का एवरेज लूँगा तो जब मैंने किसी टर्म का एवरेज ले लिया, एवरेज एक सिंगल नंबर आ गया मेरे पास, उस सिंगल नंबर का फिर से एवरेज लूँगा तो जैसे 5 का एवरेज करते जाओ तो 5 + 5 + 5 + 5 n टाइम्स 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई n, तो 5 ही जाने वाला है। इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ई एक्स आई इज ई एक्स आई ओनली। अगेन ई यू आई 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, रह गया ई ऑफ यू आई इंटू एक्स आई इज 0 बिकॉज ई यू आई इज 0। तो पॉइंट यहाँ पे ये तो खैर एक डेरिवेशन मैंने कर दी, सिर्फ बाई चांस अगर आ जाए तो आने का चांस बहुत कम है, बाई चांस अगर आ जाए तो। इंपॉर्टेंट है ये अजम्पशन, एरर टर्म का कोई कोरिलेशन नहीं है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ। यू आई का एक्स आई से 0 कोवेरियंस है, 0 कोरिलेशन। ठीक है, आप कहेंगे सर आप बोलते तो कोरिलेशन हो और लिखते कोवेरियंस हो। सर कोरिलेशन जो होता है ना, जैसे अगर मुझे चाहिए कोरिलेशन एक्स वाई तो वो होगा कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अगर कोवेरियंस 0 होगा, 0 बाय समथिंग 0 ही होता है, कोरिलेशन भी 0 ही आने वाला है फिर। इसलिए हम जब कोवेरियंस 0 करते हैं तो मतलब कोरिलेशन भी 0 ही है। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशन क्या है सर? नेक्स्ट अजम्पशन, नंबर्स आप लोग डालिएगा प्लीज़, मैं नंबर्स के खेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं जैसे गुजराती ने अजम्पशन लिखी हैं, कुछ और बुक्स ने भी लिखी हैं, मैं कुछ ज़्यादा अजम्पशंस इसलिए लिखवाता हूँ, कुछ अजम्पशंस ऐसी हैं जो इम्प्लाइड होती हैं, जो रिटर्न नहीं है मगर इम्प्लाइड है, मैं उनको लिखवा देता हूँ ताकि हमको ध्यान रहे कि ये होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन सी अजम्पशन अगर शॉर्ट नोट आए तो आप लिखना अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखनी ही चाहिए वो बता दूंगा, मगर अभी लिख लीजिए सारी। अजम्पशन ये है कि वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स आर फिक्स्ड। वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x are fixed, नॉन स्टोकेस्टिक। ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है स्टार्टिंग के लिए, आगे जाके हम इस अजम्पशन को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। आर फिक्स्ड इन रिपीटेड सैम्पलिंग, हम मानते हैं x रैंडम वेरिएबल नहीं है। हमारा जो मॉडल है ना वाई आई इज इक्वल टू β1 प्लस β2 एक्स आई प्लस यू आई, तो यहाँ पे यू आई एक रैंडम वेरिएबल है, β1 β2 तो कॉन्स्टेंट्स हैं ही, एक्स भी नॉन स्टोकेस्टिक है, नॉन रैंडम है, तो वाई रैंडम होता है ड्यू टू यू आई। वाई की रैंडमनेस आती है सिर्फ व सिर्फ एरर के कारण, एक्स के कारण नहीं आती। हम मान के चलते हैं कि एक्स जो है वो नॉन रैंडम है, नॉन स्टोकेस्टिक है। ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए वरना वाई की रैंडमनेस एक्स के कारण भी आ जाएगी। खैर आगे जाके ऐसा होगा, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता हूँ कि ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्स हमेशा नॉन स्टोकेस्टिक ही रहेगा, एक्स स्टोकेस्टिक भी बनेगा लेकिन आगे आएगा। अभी फिलहाल के लिए हम इनिशियली मान के चलते हैं एक्स जो है वो नॉन रैंडम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन सिंपलर टर्म्स वी अज्यूम दैट द एक्स वैल्यूज आर मेजर्ड एक्यूरेटली, उसमें कुछ एरर नहीं है, एंड दे आर नॉट रेंडमली ऑब्टेन्ड, वो रेंडमली ऑब्टेन नहीं किए जाते, कुछ फिक्स्ड हमारे पास वैल्यूज हैं, उन्हीं को हम लोग यूज करते हैं। या कह लीजिए एक्स जो है वो नॉन स्टोकेस्टिक है। और हम ये बात ऊपर से कहते भी आए हैं, हम लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई कंडीशनल अपॉन गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स। दिस नोटेशन सिंपली मीन्स दैट वी आर गेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू of y conditional upon given values of x। x की हम कुछ गिवन वैल्यूज लेकर, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज लेकर हम y की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो हमारी अजम्पशन यहाँ पे क्या, x जो है वो नॉन रैंडम है। अब यहाँ पे एक ऑप्शनल में आपको, ऑप्शनल
अजम्पशन देता हूँ, जो आप चाहें तो वहाँ लिखें, अगर नोट इस पर शॉर्ट नोट है चाहे ना लिखें, मगर वो हमारे लिए है इम्पॉर्टेंट। अजम्पशन ये है कि जो एरर्स हैं दे आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एरर टर्म यू आई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो। मैं बता चुका हूँ इसका मीन जीरो है, और अभी आगे बताऊंगा इसका जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस कांस्टेंट है, मीन जीरो। वी अज्यूम दैट द एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जीरो एंड अ कांस्टेंट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये बात अभी आगे बताने वाला हूँ कांस्टेंट वेरिएंस वाली। ये अजम्पशन इसलिए जरूरी है कि जब हम टी टेस्ट एफ टेस्ट करेंगे तो नॉर्मेलिटी अजम्पशन के बिना वहां पे वैलिड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मगर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास लार्ज सैंपल है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पॉपुलेशन नॉर्मल था या नहीं था। ठीक है, तो स्मॉल सैंपल्स के लिए क्रिटिकल है अजम्पशन, लार्ज सैंपल्स के लिए क्रिटिकल नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं। इसलिए मैंने कहा आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, मतलब एग्जाम में जब आपके सामने नोट आता है, ज़्यादा मार्क्स का नोट आ गया तो सारे लिख दीजिएगा, 2-3 नंबर का है तो जो 5-6 मैं मेन बताऊंगा वो लिखेगा, लिख लीजिए इस बारे में। While this assumption is not strictly required for Gauss-Markov theorem, we assume normality of errors to perform valid t-tests and f-tests. हम जब t-test f-test करेंगे, अरे कहाँ से आते बार बार ये लो, t-test and f-tests, इनकी वैलिडिटी के लिए हमको assumption चाहिए। We know that as per central limit theorem, for large samples normality of population is not required. So this assumption is critical only for small samples. तो small samples के लिए critical है, large samples के लिए हमारे को इसकी कोई खास जरूरत पड़ने वाली नहीं, क्योंकि अगर सैंपल लार्ज है तो हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि जो अजम्पशन एक और बताइए आपको अभी आने वाली है, वो है कि एरर्स का वेरिएंस नॉर्मल होगा। ये हमारी अगली अजम्पशन है। मैं बार बोलूँ, नंबर से आप डालिएगा प्लीज। अजम्पशन है होमोस्किडास्टिसिटी ऑफ वेरिएंस, होमोस्किडास्टिसिटी। कुछ बुक्स ऐसे लिखती हैं होमोस्किडास्टिसिटी, कुछ सी लिखती हैं, कुछ के लिखती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। होमो मतलब क्या होता है? अच्छा, क्या क्या आपको पता है? होमो मतलब होता है इक्वल, पता है शैतान बच्चे? होमो होता है क्या? इक्वल। और स्किडास्टिक, स्किडास्टिक मतलब वेरिएंस। होमो इक्वल स्किडास्टिक वेरिएंस, जहां पे इक्वल वेरिएंस है वो होमोस्किडास्टिक है। यानी जो वेरिएंस ऑफ एरर टर्म है हम मानते हैं कि वो एक कांस्टेंट नंबर है सिग्मा स्क्वायर। वी अज्यूम दैट द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि वेरिएंस क्या है? कांस्टेंट है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस क्या होता है सर? देखिए, वेरिएंस ऑफ यू आई क्या होगा? ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई माइनस ई यू आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ई यू आई जो है बेसिकली वो तो ज़ीरो होता है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई स्क्वायर इज ज़ीरो। ठीक है, ई यू आई स्क्वायर इज ज़ीरो, ई यू आई स्क्वायर इज सिग्मा स्क्वायर, सॉरी हमने कांस्टेंट माना है, वेरिएंस कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर है। तो हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो एरर टर्म्स हैं वो उनका मीन ज़ीरो है और वेरिएंस कांस्टेंट है, यानी उनमें वेरिएंस अलग जगहों पे अलग नहीं है। यानी अगर डेटा आप चेंज करते हैं पॉपुलेशन में, कहीं से भी आप उठाइए वैल्यूज़ को, वेरिएंस हमेशा कांस्टेंट आएगा, वो अलग नहीं आ सकता। ये एक बहुत क्रिटिकल अजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। आगे जाके इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बनेगा, एक पूरा चैप्टर बनकर आएगा कि जहां पर ये अजम्पशन होल्ड ना करे। इफ वेरिएंस ऑफ यू आई इज नॉन कांस्टेंट, यानी अगर वो भी वेरिएबल हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हेट्रो
स्किडास्टिसिटी, यही उस चैप्टर का नाम होगा, हेट्रोस्किडास्टिसिटी, कि अगर एरर वेरिएंस कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा। अक्सर क्या होता है, देखो हम एक बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा की। क्रॉस सेक्शनल मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग जगह से डेटा उठाया जाता है। अगर तो सोचिए कि मान लो दिल्ली से 1 लाख बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दिया 12th का, और उन्होंने इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट स्टडी किया था, और उन बच्चों ने एग्जाम दिया, और आपको ग्रेड्स मिलते हैं ना, ओ ग्रेड, फिर उसके बाद आपको A+, A, B+, B। तो अगर मैं 15 बच्चे ले लूँ ओ ग्रेड वाले, 15 बच्चे ले लूँ ए वाले, 15 बी वाले, 15 सी वाले, 15 डी वाले, ऐसे करके 15-15 बच्चे ले लूँ, तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा कि उनमें बहुत वेरिएंस, उनके मार्क्स में बहुत वेरिएशन नज़र आएगा। जिनके इकोनॉमिक्स में नंबर कम आए तो सिर्फ इकोनॉमिक्स में कम आए होंगे ज़रूरी नहीं है, उनके बाकी जगह भी कम आए होंगे, ठीक है। और जिनके इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आए हैं तो उनके बाकी भी ज़्यादा आए होंगे। तो आपको अगर आप ओ वालों को जब सी वालों से कंपैरिजन करोगे, देखोगे तो वहां पे आपका मार्क्स का वेरिएंस वो 90s में चल रहे हैं सारे, और यहाँ पे सारे 70s में चल रहे हैं, या किसी के कुछ सी वाले में कोई 70 है, किसी में 80 है, किसी में 60 है, ऐसे वेरिएंस ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको। तो ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है। जब आप अलग अलग जगहों से डेटा लेते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा। आपने इनकम चेक करने के लिए स्टडी करना स्टार्ट किया, आप एक हाई राइज सोसाइटी में पहुंच गए, वहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं। आप एक कॉलोनी में पहुंच गए, वहाँ मिडिल क्लास रहती है। आप एक स्लम में चले गए, वहाँ तो बहुत लोअर क्लास रहती है। उन सब की इनकम लेके जब आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पे बहुत वेरिएशंस नजर आएंगे। तो जब अलग अलग हम सेक्शंस का डेटा लेके एक साथ स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा, और वहाँ पर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं आता, वहाँ पे हेट्रोस्किडास्टिसिटी आती है। तो रियल लाइफ में तो जब डेटा लेंगे तो वहाँ तो होगा ही, अलग सेक्शंस डेटा लेना पड़ेगा आपको, तो हेट्रोस्किडास्टिसिटी आएगी ही आएगी। हमारी अजम्पशन ये है कि एरर वेरिएंस में होमोस्किडास्टिसिटी है, एरर वेरिएंस कांस्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ जो डेटा लेंगे तो वहाँ पे तो हेट्रोस्किडास्टिसिटी आएगी आएगी। तो उसको कैसे डील करेंगे ये इस चैप्टर में आगे आएगा, यहाँ पढ़ेंगे इसके अंदर। फिलहाल के लिए जब तक ये चैप्टर नहीं आ जाता, हम ये मान के चलते हैं कि जो एरर वेरिएंस है वो कांस्टेंट है। यानी हम ये क्या मानते हैं, हम मानते हैं अगर ये मेरी पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है तो जो एरर वेरिएंस है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लाइन के अलॉन्ग। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह का स्प्रेड सेम है। मेरे हाथ की ड्राइंग में मत जाइए प्लीज, सब जगह का स्प्रेड सेम है, ठीक है। मीन 0 है, वेरिएंस सबका कांस्टेंट है, ये होमोस्किडासिटी। लेकिन अगर हेट्रोस्किडासिटी की बात करेंगे तो क्या नजर आएगा आपको, तो क्या नजर आएगा आपको, देखिए हेट्रो में क्लियर नजर आएगा। इसको मैंने ऊपर क्यों कर दिया, वापस दोबारा से बनाता हूं। क्लियर नजर आएगा वेरिएशन, यहाँ कुछ और एरर है, यहाँ कुछ और एरर है, यहाँ कुछ और एरर है, वेरिएंस सब जगह अलग नजर आएगा। तो ये सेकंड डायग्राम जो है वो हेट्रोस्किडासिटी का है, और फर्स्ट जहाँ पे सब जगह सेम है तो वो होमोस्किडासिटी है। अजम्पशन हमारी ये है कि मॉडल में होमोस्किडास्टिसिटी है, हेट्रोस्किडास्टिसिटी नहीं है। अगर हेट्रोस्किडास्टिसिटी होगी तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं वो स्टडी करेंगे, उसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं वो स्टडी करेंगे। चैप्टर आएगा हेट्रोस्किडास्टिसिटी का, उसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए हमारे अजम्पशन है कि होमोस्किडास्टिसिटी है, एरर वेरिएंस इक्वल है। नेक्स्ट अजम्पशन है हमारे पास, there is no autocorrelation, there is no autocorrelation, ठीक है, between the error terms, between disturbance terms, disturbance term। यानी अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, suppose I have two values xi and xj, and here I is not equal to j, I j के इक्वल नहीं है। So corresponding to x1 I have error term u1, corresponding to x2 I have error term corresponding to xi I have error term ui, corresponding to xj I have error term uj. My assumption is covariance
ui uj is 0. There is no autocorrelation. There is no systematic pattern between the errors. There is no systematic pattern between the errors. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट assumption है. एरर्स में कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है. आप जब मैक्रो में पढ़ते हैं ना एक्सपेक्टेशंस, आप पढ़ते हैं वहां पे रैशनल एक्सपेक्टेशंस, तो वहां पे आप इस बात को पढ़ते हैं. रैशनल में आपने पढ़ा है इस बात को कि कोई सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है. ठीक है, कोई जो सिस्टमैटिक पैटर्न होगा लोग उसको पहले ही पता लगा लेंगे, उसको अपनी एक्सपेक्टेशन में फॉर्मुलेट कर लेंगे. रैंडम बिहेवियर जो होगा वो आपको सरप्राइज करेगा. वही डिजायर्ड चेंज जो आप चाहते हैं लेकर आएगा. जो ऑलरेडी पहले से पता है वो कोई डिजायर्ड चेंज लेकर नहीं आता. तो हम यहां मान के चलते हैं ऑटो कोरिलेशन में, असम्पशन में कि देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन, देयर इज नो सीरियल कोरिलेशन. टाइम के अकॉर्डिंग जैसे पिछले साल जो एरर था इस अगली बार वही एरर होगा, जरूरी नहीं है, डिफरेंस आएगा. नो ऑटो कोरिलेशन मतलब नो सीरियल कोरिलेशन. टाइम के अकॉर्डिंग भी आप ये नहीं कह सकते पिछली बार जो एरर था वो अगली बार के एरर से कोरिलेशन होगा, नहीं. कोवेरियंस ut minus 1 is equal to 0. There is no serial correlation. There is no systematic relationship between any two error terms. किन्हीं दो error term में कोई systematic relationship नहीं है. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा दूसरा भी नेगेटिव होगा, या एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव ही होगा, एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव ही होगा. हम कुछ नहीं कह रहे ऐसा. हम कह रहे हैं आपस में रिलेशनशिप नहीं है. दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव अगला नेगेटिव हो. हमको नहीं पता. वो पिक्चर देखिए आपने शोले, मेरे डायलॉग याद आ रहा है उसको. वो गब्बर सिंह पिस्तौल उठाता है, 3 गोलियां होती है उसके अंदर, वो घुमा देता है उसको, फिर क्या बोलता है, हमको नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम. हमको यहाँ पे कुछ नहीं मालूम. ठीक है, थोड़ा सा मूवी देखने का शौक है इसलिए कई बार याद आ जाती है. आपको भी अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं. तो हमको यहाँ पे नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि अगर पिछली बार की एरर टाइम ये थी अगली बार की क्या होगी. अगर x1 की एरर टाइम पता है x2 की क्या होगी नहीं पता. उनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है. ठीक है, राइट. अगली अजम्पशन क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ये वाली भी. ये अजम्पशन के ऊपर भी एक चैप्टर आएगा. अगर ऑटो कोरिलेशन होगा तो, अगर दो एरर्स में कोरिलेशन हो गया तो तब क्या होगा. तब हम जब होगा उसको पढ़ेंगे वहां पे, इसको डिटेक्ट कैसे करना है, इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, इसको इसके रेमेडियल मेजर्स क्या है, इसके ऊपर चैप्टर आएगा पूरा प्रॉपर, पढ़ेंगे वहां पे. अगली अजम्पशन है सर हमारे पास, नंबर्स मैं नहीं डाल रहा हूं, मैं जानता नंबर्स भूल जाऊंगा आगे जाके, इसलिए मैं डाल नहीं रहा था. स्टार्टिंग से मैंने डाले नहीं, इसलिए आप डालते रहेगा. द रिग्रेशन इज करेक्टली स्पेसिफाइड. देयर इज नो स्पेसिफिकेशन बायस. देयर इज नो स्पेसिफिकेशन बायस. रिग्रेशन आपने गलत नहीं कर दिया है. यानी देखिए देखिए मैं बताता हूं एक बात आपको. ये कहाँ गया भाई, आ जाओ. हाँ ये रहा. ये लीनियर मॉडल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये इनवर्स रिग्रेशन फंक्शन है, ये लीन लॉग है, ये डबल लॉग है. जहां डबल लॉग लगना चाहिए था अगर मैंने वहां पे लीनियर लगा दिया तो मैंने गलती कर दी, स्पेसिफिकेशन बायस हो गया. जहां लीन लॉग लगना था वहां डबल लॉग लगा दिया, मैंने गलती कर दी, स्पेसिफिकेशन बायस कर दिया. जहां रेसिप्रोकल लगना था मैंने वहां पे लीनियर लगा दिया, मैंने गलती कर दी, स्पेसिफिकेशन बायस कर दिया. हम मानते हैं कोई स्पेसिफिकेशन बायस नहीं है. देयर इज नो स्पेसिफिकेशन बायस. कोई जरूरी वेरिएबल हो सकता है हम छोड़ दें, उनको इंक्लूड ना करें. जैसे डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करता है, डिमांड इनकम पे डिपेंड करता है, डिमांड प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो जो जरूरी फैक्टर्स है हमने वो ले लिया मॉडल में, और एक जरूरी अगर छोड़ दिया तो भी वो स्पेसिफिकेशन बायस है, और एक नॉन रेलेवेंट को इंक्लूड कर लिया वो भी स्पेसिफिकेशन बायस है. जैसे ये जो मॉडल था ये इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म है, फंक्शनल फॉर्म गलत ले ली. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल को छोड़ देना उसको कहते हैं अंडर फिटिंग. एक नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएबल को इंक्लूड कर लेना उसको बोलते हैं ओवर फिटिंग. हम मानते हैं कि ना फंक्शनल फॉर्म में कोई मिस्टेक हुई है हमसे, ना हमने अंडर फिटिंग की है, ना हमने ओवर फिटिंग की है. हमने जो फंक्शनल फॉर्म जितने वेरिएबल लेने थे उतना ही लिया है, कोई एरर नहीं. नीदर वी हैव टेकन इनकरेक्ट फंक्शनल फॉर्म, नॉर वी हैव कमिटेड अंडर फिटिंग, nor we have committed overfitting.
एंड देर इज़ नो मेजरमेंट एरर, कोई मेजरमेंट एरर भी नहीं हुई है हमसे, तो हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, हम सब कुछ सही करके चल रहे हैं, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है सर, तो ये सब अजम्पशंस इंपॉर्टेंट थी, मतलब आप आए तो ये लिख के आइएगा भाई, वो नॉर्मलिटी वाली आप स्किप कर सकते हैं, वरना जो तक लिखे हैं वो सब आपको लिख कर आनी है। इसके आगे जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो नोट में लिखें ना लिखें, आपकी चॉइस है। मैं लिखवा देता हूँ क्योंकि वो काम की है। और ये अजम्पशन है हमारे पास अगली, देयर इज नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, देयर इज नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां बच्चे अक्सर अटक जाते हैं। देखिए एक होता है 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-1, अगर x में चेंज आएगा 1% तो y में चेंज आएगा 1%। जब ऐसा रिलेशनशिप होता है तो वहां परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है। अगर x दो वेरिएबल से मान लो मॉडल में x1 और x2, ये वैसे काम आएगा आपका मल्टीपल रिग्रेशन में, मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन में काम आएगा। चलो लिखवा दिया तो बता देते हैं। जैसे सपोज आपके पास दो वेरिएबल है मॉडल के अंदर, मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल लिखता हूँ, वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 i प्लस बीटा 2 x2 i प्लस यू आई। अगर कोरिलेशन x1 i x2 i इज 1, अगर इनमें 1 या प्लस माइनस 1 कह लीजिए, अगर इनमें +1 या -1 का कोरिलेशन है x1 और x2 में, जितना चेंज x1 में आएगा उतना चेंज उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज x2 में आएगा। ठीक है, 1:1 कोरिलेशन 1 है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। लेकिन अगर ऐसा हो कोरिलेशन ऑफ x1 i x2 i इज नॉट इक्वल टू +-1 बट इट इज ऑफ वेरी हाई डिग्री, ये बहुत हाई डिग्री का है, तो ये होती है प्रॉब्लम मल्टी कोलिनियरिटी की। मल्टीपलिटी, इट इज नॉट 1 बट इज ऑफ वेरी हाई डिग्री। दोनों में थोड़ा सा एक फर्क है। अगर परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है, अगर ऐसा कुछ है, तो हम मॉडल फिट नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं मॉडल फिट कर लो, होगा ही नहीं, रिजल्ट नहीं आएंगे आपके पास। लेकिन अगर इनमें कोरिलेशन 1 नहीं है मगर 0.9 है, 0.95 है, 0.99 है, मॉडल फिट हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है, ये सिचुएशन अगर सामने आ जाए तो क्लियर मालूम हो जाएगा मॉडल फिट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है डेटा के अंदर, तो ठीक करो उसको। लेकिन इस सिचुएशन में हमको क्लियरली पता नहीं चलता है, हमको पता नहीं चलता, जब पता नहीं चलता तो मॉडल फिट हो जाता है। तो इसके फिर हमको इसके ऊपर चैप्टर आएगा मल्टी कोलिनियरिटी का, उसमें पढ़ेंगे कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी हाई डिग्री की है, 1 नहीं है मगर हाई डिग्री की है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं, फिर उसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, सब आगे आएगा हमारे पास। और ये जब मैं आपको मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ इस बात को साबित करके दिखाऊंगा आपको। अभी सिंपल रिग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसको अभी प्रूव नहीं कर सकता, वहीं करूंगा। ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर मल्टी कोलिनियरिटी, अगर परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है, मॉडल फिट नहीं होगा, करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल हमारी अजम्पशन क्या है, देयर इज नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट हो सकती है, ये इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट के कुछ कंसिक्वेंसेज होंगे जो हमको झेलने पड़ेंगे, फिर उसके रेमेडियल मेजर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, वो सब आगे आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट अजम्पशन है कि, लिख लीजिए इसको आप लोग, मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा इसको। अजम्पशन ये है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर्स k। मॉडल में जितने पैरामीटर, सब मल्टी कोलिनियरिटी के अजम्पशंस हैं, यहाँ पे बहुत काम के नहीं है। जो सैंपल साइज है आपका वो नंबर ऑफ पैरामीटर से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं सिंपल मॉडल की बात करता हूँ। मॉडल है मेरे पास सपोज वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। अगर मेरे पास सैंपल में x की एक ही वैल्यू है, y की एक ही वैल्यू है, इस एक वैल्यू से क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके बीटा 1 बीटा 2 मालूम कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, और भी नहीं होगा कभी भी। आपको कम से कम 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी ना। अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन तो चाहिए, ऐसे तो एक ही बनेगी इक्वेशन आपको खाली। तो आप एक इक्वेशन से 2 अननोन को कैसे फाइंड करोगे? कर नहीं पाओगे।
इसलिए हमको कम से कम उतना तो चाहिए सैंपल जितना हमारे पैरामीटर्स, उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेटर है। तो अजम्पशन ये है कि जो सैंपल साइज है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वरना मॉडल फिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और एक लास्ट अजम्पशन है, वैसे मैं इसकी बात ऊपर कर चुका हूँ मगर फिर भी अलग से लिखवाता हूँ मैं इसको अक्सर, ये है वेरिएबिलिटी इन एक्स। हमने ऊपर बोला था एक्स जो है वो नॉन स्टोकेस्टिक है, हम यहाँ ये कहते हैं एक्स का जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है। एक्स का वेरिएंस एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये जब मैं आगे गॉस मार्कोव थ्योरम प्रूव करूंगा तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, इस बात की, वहाँ इस बात की ज़रूरत पड़ने वाली है कि एक्स का वेरिएंस क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और एक्स की सारी वैल्यूज सेम नहीं है, ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू बार बार लिख लिया आपने, अलग वैल्यूज में अगर कांस्टेंट वेरिएंस है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट वेरिएंस इन एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स मस्ट बी ए फाइनाइट पॉजिटिव नंबर, एक फाइनाइट पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, विच मीन्स दी ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी सेम, एक्स की सारी वैल्यूज सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, एक्स की वैल्यूज अगर सेम होंगी तो फिर उसमें भी मॉडल फिट नहीं हो पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपने वाई तो लिया अलग अलग मगर एक्स की वैल्यू एक ही ली सब जगह 5 5 5 5 5 5 5, तो मॉडल फिट नहीं कर पाएंगे आप। तो ये अजम्पशंस हैं, ये इसको आप जो मैंने बाद में लिखवाई हैं ये आप वर्किंग्स कह सकते हैं इनको, कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, और ये सब थियोरेटिकल हैं, ये सब बुक में लिखी होती हैं, जो ऊपर लाइन के ऊपर मैंने लिखवाई हैं सारी की सारी, ये सब बुक में लिखी हुई हैं। उसके नीचे वाली जो है बुक में आपको अक्सर नहीं मिलेंगी, वो वर्किंग्स हैं, जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं रिग्रेशन को तब समझ में आता है ये भी तो चाहिए हमारे पास, क्यों ना होगा नहीं। तो अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन है तो सारी लिख दीजिएगा, और अगर 2-3 नंबर का आता है तो फिर जो ऊपर लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो लिखवाई है मैंने आपको, वो आपको लिख देनी है। क्लियर है, होमोस्केडासिटी, ऑटो कोरिलेशन और इंडिपेंडेंट वेरिएंस, इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ एक्स, और एरर टर्म इज अनकोरिलेटेड, लीनियर रिग्रेशन, मीन एरर टर्म का 0 है, ये सब बातें आप लिख दीजिएगा। देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन बायस, ये सब आप लिख दीजिएगा। तो ये है जी कहानी आपकी। फ़िलहाल के लिए हमने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया आपके साथ, अजम्पशंस ऑफ CLRM। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ना केवल इस चैप्टर के अंदर, पूरे इकोनोमेट्रिक्स के सिलेबस के अंदर बार बार हम रिकॉल करेंगे CLRM को। CLRM की अजम्पशन ये कहती है, CLRM की अजम्पशन ये कहती है, बार बार रिकॉल करेंगे। और ये जो बाद में पढ़े ना आपने, हेट्रोस्किडासिटी, ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी, स्पेसिफिकेशन बायस, ये हैं वायलेशंस ऑफ अजम्पशंस ऑफ CLRM। इसके ऊपर चैप्टर्स आएंगे, चारों पे चैप्टर आएंगे, मल्टी कोलिनियरिटी पे आएगा, हेट्रोस्किडासिटी पे आएगा, ऑटो कोरिलेशन पे आएगा, स्पेसिफिकेशन बायस पे आएगा, चारों पे चैप्टर आएंगे, वायलेशंस ऑफ CLRM। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे आप आगे जाके। जब तक वो नहीं आते हम मान के चलते हैं वो होल्ड नहीं करते, हम मान के चलते हैं एरर वेरिएंस कांस्टेंट है, हम मान के चलते हैं ऑटो कोरिलेशन नहीं है, हम मान के चलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है, हम मान के चलते हैं स्पेसिफिकेशन बायस नहीं है। ये हमारी अजम्पशंस है। कोई मॉडल हमेशा अजम्पशन बेस्ड होता है, अजम्पशन गलत हो जाएंगी तो मॉडल सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए इनको मान के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही। होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। कोई क्वेरी आपको है, कोई बात ऐसी है जो पता नहीं चल रही है, तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।